Assalamu alaikum dear students, this is Mansur Ali Narjo. In today's lecture, we are going to learn about theory line principle, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of scientific process. So in today's lecture, we are going to cover these three topics. So first of all, what is theory? Scientists use the word theory in a very different way than non-scientists. साइंसदान लव्स थ्योरी जो है मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं आम इंसान की निस्बत से. व्हेन मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी, जब बहुत सारे इंसान कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास थ्योरी है, दे रियली मीन आई हैव अ गेस. उनके पास कोई अंदाज़ा होता है, कोई धोखा होता है. साइंटिफिक थ्योरीज आर द अदर हैंड आर वेल टेस्टेड इन इट हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना. पर जो साइंसी थ्योरीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही अलहदा होती हैं, वो वेल टेस्टेड होती हैं, वो बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ होती हैं, नेचुरल फिनोमिना के साथ होती हैं. दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होती है, उनके पास बहुत सारी डेटा होती है जो वो कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान. फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका का नज़रिया. यानी अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने कलेक्ट की थी, उसके बाद ये थ्योरी आई थी. तो जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसमें बहुत सारी डेटा कलेक्ट की जाती है मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से, और उसके बाद वो थ्योरी बनती है. नंबर सेकंड इज़ लॉ एंड प्रिंसिपल. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. साइंटिफिक लॉ एक यूनिफॉर्म या हकीकत होती है फितरत की. इट इज़ वर्चुअली एन इरफेटेबल थ्योरी. हकीकत में वो एक ना गलत करार देने वाली या 100% करेक्ट जो है थ्योरी होती है, जिसे हम लॉ कहते हैं. बायोलॉजी इज अ शॉर्ट इन लास्ट ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ. बायोलॉजी हकीकत में एक लॉ है जो हमें नेचर से मिलता है, या जिसकी हकीकत हमें नेचर में मिलती है. उसके बाद जो हमारी आज की सेकंड टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस. फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा. डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक टेबल या ग्राफ बनाना पड़ेगा. डोंट थ्रो आउट डेटा पॉइंट्स you think are bad or they don't support your predications. उन डेटा पॉइंट्स को ना फेंकें, थ्रो ना करें जो आप समझें कि ख़राब है या आपकी जो अंदाज है उनको सपोर्ट नहीं कर रही. सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज इन साइंस वर मेड बिकॉज द डेटा लुक्ड रॉन्ग. कुछ जो है साइंस में डिस्कवरीज की गई क्योंकि ये समझा जाता कि जो डेटा है वो गलत है. वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा, एक बार आपने डेटा रिकॉर्ड कर ली, यू मे नीड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज़ योर हाइपोथेसिस. उसके बाद आपको मैथमेटिक्स की एनालिसिस करनी पड़ती है. मैथमेटिक्स के थ्रू चेक करना पड़ता है कि वो सही है या गलत है. आपने जो हाइपोथेसिस लगाया है, जो साइंटिफिक गेस लगाया है, वो सही है या गलत है. यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं. नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, यानी मलेरिया पेशेंट के हवाले से 2017 की जो है ये डेटा कलेक्शन है, जिसके थ्रू आपको ये चार्ट दिया गया है. तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनमें इंक्रीजमेंट आ रही है, डिक्रीजमेंट आ रही है. तो सबसे ज़्यादा जो है वो अक्टूबर 2016 है, जिसमें सबसे ज़्यादा पीपल्स जो है इन्फेक्टेड थे, या सबसे ज़्यादा रेशियो था. और उसके बाद आता है सितंबर 2nd नंबर पर, नवंबर 3rd नंबर पर. बाकी जो मंथ्स हैं उनमें रेशियो जो है बहुत कम है. तो ये
जो ये चार्ट है, अ बार चार्ट शोइंग द ट्रेंड ऑफ मलेरिया केसेस रिपोर्टेड इन 2016 एंड 17, यानी ये वो चार्ट है जो 2016-17 में सिंध में केसेस के बुनियाद पर बनाया गया था, मलेरियल केसेस के बुनियाद पर। उसके बाद अ पाई चार्ट शोइंग इन्फेक्शियस डिजीज़ इन पाकिस्तान 2006, ये एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका क्या रेशियो है। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिजीज़ होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, उनका जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा था। नंबर सेकंड पे थी मलेरिया जिसकी परसेंटेज थी 16%, नंबर थर्ड पे डायरिया 15%, नंबर 4 पे थी डायसेंट्री 8%, उसके बाद था इसके बीच 7%, और इसके अलावा जो डिजीज़ थी वो 3% थी। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पाकिस्तान में 2006 में थी वो दिखाई गई है। इन डेटा एनालिसिस द स्टेटिस्टिकल मेथड रेशियो इन प्रोपोर्शन आर अप्लाइड, यानी जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें रेशियो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होता है। रेशियो इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेड एज अ कांस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड, यानी रेशियो जो है उसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एग्जांपल, अ फ्लावर हैज़ 4 सीपल्स एंड 12 पीटल्स, एक फ्लावर में 4 सीपल्स होती हैं, 12 पीटल्स होती है। द रेशियो ऑफ सीपल्स टू पीटल्स इज़ 4:12, यानी ये आप रेशियो देख सकते हैं। दिस रेशियो कैन आल्सो बी एक्सप्रेड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी अगर आप इस रेशियो को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाएंगे, या अगर आप एक 4 3 4 12, यानी इस तरह आप जो है रेशियो बना सकते हैं। 4:12 और 1:3 सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सो ये रेशियो हो गया। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। एग्जाम्पल, यानी प्रोपोर्शन में आपको क्या होता है, जो जब 2 रेशियोज बराबर होते हैं, जैसे हमने कहा कि 4:12 और 1:3 सेम थिंग है, तो इनको ये सेम है या इनका जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए हम इनके बीच में प्रोपोर्शन की निशानी सिंबल इस्तेमाल करते हैं। 4:12 प्रोपोर्शन 1:3। सो प्रोपोर्शन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब 2 रेशियोज सेम हो, या 2 रेशियोज का जो वैल्यू है वो सेम हो, तब हम वहाँ पर प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आज की नंबर 3 टॉपिक है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल part of scientific process. Imagine that you are a biologist studying the insect population. आप तस्वीर करें कि आप बायोलॉजिस्ट हैं, आप इंसेक्ट की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन अ स्पेसिफिक रीजन। आप एक जगह पे जाएं, एक ज़मीन पे जाएं, वहाँ पर जो है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को काउंट करें। देन कंपेयर योर सैंपल विद अदर रीजन टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। उसके बाद आप जो सैंपल है उसको कंपेयर करें अदर रीजन के इंसेक्ट के साथ। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के हर एक स्टेप पे यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स टू मेजर, प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। आपको जो है मैथमेटिक्स पर डिपेंड करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को मेजर करने के लिए, उस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए, या उस नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामाइन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। मैथमेटिकल बायोलॉजी क्या होती है? रिसर्च में जब हम मैथमेटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, वहाँ पर मैथमेटिकल बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल बायोलॉजी का एक जो अहम किरदार है वो ये है कि हम जब मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं तो उसमें ये हमारी मदद करते हैं। देयर इक्वेशंस आर फार्मूलाज दैट कैन प्रिडिक्ट आर डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंसेस। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं जो आपको जो नेचुरली चीज़ में मौजूद है उसको डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न, जानवरों का जो रहने का पैटर्न होता है, पॉपुलेशन चेंजेस ओवर टाइम, यानी पॉपुलेशन में जो तब्दीली आती है वक्त के साथ,
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की हाइट, पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कोई खतरे में जो स्पीशी हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड सो ऑन. So these are the things you find out or you measure with the help of mathematical biology. Finally, we can say that mathematics plays a critical role in better understanding the natural world. आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो अहम किरदार अदा कर रही है नेचुरल वर्ल्ड को समझने में. So that's all about today's lecture. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, like and share my videos, and click on bell icon to get notification of my new coming videos. Thank you for watching my video.